नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं जिज्ञासा के इस नए अंक के साथ। आज के हमारे अतिथि हैं प्रोफेसर विश्व प्रकाश त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी वैसे कानून के प्रोफेसर रहे, साथ ही लंबे समय तक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के सानिध्य में भी रहे। वर्तमान समय में गायत्री परिवार के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। भाई साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। भाई साहब, आधुनिक काल में देखा जाए तो प्रजातंत्र, पूंजीवाद और साम्यवाद जैसी क्रांतियां विश्व स्तर पर हुई। इनसे व्यापक परिवर्तन भी हुए, फिर भी आज जनमानस व्यथित है। ऐसी कौन सी जीवन शैली हो सकती है जो समाज में स्वर्गीय वातावरण पैदा कर सके? व्यक्ति, परिवार और समाज को सुखी बनाने के लिए अनेकों प्रयास 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में हुए हैं, लेकिन वो सभी प्रयास सफल नहीं हुए, क्योंकि समग्र क्रांति की एक आवश्यकता थी। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने युग निर्माण आंदोलन प्रारंभ किया है। युग निर्माण योजना में व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण ये तीनों आयाम जुड़े हुए हैं कि व्यक्ति कैसे परिष्कृत हो, परिवार कैसे संस्कारवान हो और समाज नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति के साथ साथ सुखी हो। इसके लिए आध्यात्मिक प्रजातांत्रिक साम्यवाद की स्थापना पूरे विश्व में होनी है, जो समय की उपकार है और महाकाल की इच्छा शक्ति है, जो कार्य होना ही है। भाई साहब, आध्यात्मिक प्रजातांत्रिक साम्यवाद की परिकल्पना क्या है? अध्यात्म मानसिक पुरुषार्थ को कहते हैं कि मनुष्य आत्मचिंतन, आत्मशोधन की साधना करे, अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करे, अपनी प्रतिभा को ऊंचा उठाने का प्रयास करे, मात्र पेट और प्रजनन तक सीमित न रहे, अपने अंदर सद्गुणों का विकास करे। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अध्यात्म यहाँ से प्रारंभ होता है। व्यक्तिगत सद्गुणों का विकास, देव शक्तियों के रूप में जो सद्गुण मनुष्य के अंदर विद्यमान है। प्रजातंत्र जो व्यक्ति को मूलभूत अधिकार देता है कि हम योग्य और अक्षय व्यक्तियों को ही चुनें और वो मनुष्य के नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति की रूपरेखा को लेकर समाज को ऊंचा उठाएं। प्रजातंत्र जिसकी स्थापना रूसों ने एक विचार के रूप में दिया और जिसकी स्थापना पूरे विश्व में हुई, आज प्रजातंत्र की आवश्यकता पूरे विश्व में है। साम्यवाद वेदों से प्रारंभ हुआ। वेदों में ऋषियों ने साम्यवाद की परिकल्पना इस रूप में दिया कि आवश्यकता के अनुरूप व्यक्ति अपने पास रखे साधनों को और सभी समाज को बांट दे, स्वेच्छा से बांट दे। इसको साम्यवाद कहते हैं। तो आध्यात्मिक प्रजातांत्रिक साम्यवाद 21वीं सदी में सारे विश्व में स्थापित होगा। भाई साहब, गायत्री और यज्ञ का उज्जवल भविष्य से क्या संबंध है? 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के लिए जो प्रथम कार्य संपन्न होना है और जो परम पूज्य गुरुदेव ने संपन्न किया, वो है वातावरण का परिशोधन। पिछले 2000 वर्षों में इतने युद्ध हुए कि उन युद्धों से वातावरण विषाक्त हो गया। उसको परिष्कृत करने के लिए 240 करोड़ गायत्री महामंत्र प्रतिदिन प्रवाहित होने थे। वातावरण का निर्माण हुआ, उससे प्रतिभाएं जागृत हुईं और गायत्री महामंत्र से अपने दोष दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास किया। जब तक व्यक्ति अंतर्मुखी नहीं होगा, जब तक अपने दोष दुर्गुणों को व्यक्ति नहीं देखेगा, तब तक कभी भी वो लोक सेवा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेगा। तो गायत्री मंत्र से वो आत्मबल जागृत होता है, वो प्रेरणा मिलती है, प्रकाश मिलता है, शक्ति मिलती है, गुरु से सीधा संबंध जुड़ जाता है कि व्यक्ति के अंदर का देवत्व, सद्गुण जागृत हो जाता है, जो बिना गायत्री के संभव नहीं है। इसलिए लोकमान्य तिलक जी भी कहा करते थे कि राष्ट्र के लिए प्राणों की आहुतियाँ वही व्यक्ति दे सकता है जो आत्मबल संपन्न हो, और आत्मबल की प्राप्ति गायत्री महामंत्र से होती है। युग परिवर्तन की दिशा में समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितना भी अज्ञान, अभाव और अशक्ति विद्यमान है, उसको दूर करने के लिए संगठित होकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। इसीलिए गायत्री और यज्ञ उज्जवल भविष्य की वो नींव हैं, वो स्तंभ हैं जिस पर पूरी संरचना रुकी हुई है, जिस पर पूरी क्रांतियाँ टिकी हुई हैं, और सारी क्रांतियों को दिशाधारा देना, सारी क्रांतियों को गति प्रदान करना, ये गायत्री और यज्ञ के माध्यम से ही संभव है। और जो कार्य गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव के नेतृत्व में, संरक्षण में और हिमालय के ऋषियों के तपबल से तीव्र गति से प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। भाई साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है
नवयुग में महिला जागृति के बारे में पूज्यवर ने अपने साहित्य में जगह जगह उल्लेख किया है। आखिर भावी समय में नारी जागरण की भूमिका क्या होगी? परमदनिया माता जी ने भी 60 के दशक में आधी जनसंख्या अपंग न रहे ऐसी पुस्तक उन्होंने लिखी। महिला जागृति अभियान नामक पत्रिका भी निकाली थी। समाज का निर्माण तभी संभव होगा जब नारी शक्ति जागृत हो। व्यक्ति की शक्ति नारी है, परिवार की शक्ति नारी है, समाज की शक्ति नारी है, दैविक शक्ति नारी है। मनुष्य का अपना कहने लायक उसके पास जो कुछ भी है वो नारी की देन है। चाहे वो साधन हो, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो विद्या हो, चाहे ज्ञान हो, कला हो, चाहे दुर्गा शक्ति हो संगठन के रूप में, सब कुछ नारी की देन है। तो नारी शक्ति पर हजारों वर्षों से जो अत्याचार हुए हैं उससे नारी अपनी गरिमा को भूल गई। नारी को आत्मबोध कराना है कि नारी शक्ति स्वरूपा है, नारी को शिक्षित बनाना है, सुसंस्कारवान बनाना है और स्वावलंबी बनाना है। समाज के हर आयाम में पवित्रता की भावना रखते हुए नर और नारी एक साथ मिलजुल कर चलें। पुरुष वर्ग नारी को आगे आने के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाए, सब तंत्र को विकसित करे कि जिससे नारी अपनी प्रतिभा को पुरस्कृत करते हुए इस महानतम उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके। तो नारी जागरण अभियान जो युग निर्माण योजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, 7 आंदोलनों का एक बहुत बड़ा आंदोलन है। तो नारी शक्ति को जागृत करने के लिए भारतवर्ष के 7 लाख गाँव में 7 लाख महिला मंडल हर गांव में बनाने हैं। हर नगर में, हर मोहल्ले में महिला मंडल बने कि जिससे नारी शक्ति संगठित हो और घर घर जाकर के सद्विचारों की स्थापना करें, संस्कारों को संपन्न कराएं और समाज में जो भी कुरीतियां हों, चाहे व्यसन मुक्ति के रूप में हो, चाहे वो ऊंच नीच भेदभाव के रूप में हो, चाहे आर्थिक विषमताएं हों, नारी इसका शंखनाद करे। क्योंकि नारी को निर्मात्री कहा गया है। तभी समाज का निर्माण हो सकता है जब हम नारी जागरण अभियान को गति प्रदान करें। तो नारी जागरण अभियान अपना गायत्री परिवार का सबसे एक महत्वपूर्ण आयाम है और आंदोलन है। भाई साहब, विश्व के सभी मूर्धन्यों और भविष्य वक्ताओं ने आने वाले युग को मानव जाति का स्वर्णिम युग बतलाया है। इस नवयुग का अवतरण किस प्रकार होगा, साथ ही ये बताएं कि कैसा होगा ये प्रज्ञा युग। परम पूज्य गुरुदेव ने जून 84 और जुलाई 84 की अखंड ज्योति में बहुत विस्तार से इस विषय की चर्चा किया है। जुलाई 84 की अखंड ज्योति में उन्होंने एक लेख बहुत महत्वपूर्ण लिखा कि कैसा होगा आने वाले प्रज्ञा युग समाज की संरचना। प्रज्ञा युग का जो ढांचा है, जो आधार है, वो आर्थिक क्रांति के साथ प्रारंभ होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि अगले दिनों पूंजी पर व्यक्ति का अधिकार नहीं रहेगा, समाज का अधिकार होगा। पैसा समाज में बढ़ जाएगा। आज जिस पैसे को लेकर के समाज में नाना प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, माता पिता को लोग घर से बाहर निकाल देते हैं, दहेज के नाम पर बहनों को जिंदा जला दिया जाता है, नाना प्रकार के नारी पीड़न होते हैं, व्यसन इत्यादि को आगे बढ़ाने के लिए नारी के अश्लील चित्र समाज में दिखाए जाते हैं, विज्ञापनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये सभी कुछ अर्थतंत्र से जुड़ा हुआ है। तो अर्थतंत्र में व्यापक परिवर्तन कैसे हो, कैसे आध्यात्मिक साम्यवाद की स्थापना हो, महाकाल ने कहा है कि ये समय के उपकार है, ये कार्य होकर रहेगा। ऐसी परिस्थितियाँ बनने जा रही हैं कि पैसे पर व्यक्ति का अधिकार न होकर समाज का अधिकार होगा। प्रज्ञा युग का जो दूसरा आयाम है कि लोक सेवी कार्यकर्ताओं का तंत्र इतना विकसित होगा कि सत्ता लोलुप मिट जाएंगे, चाहे मानो या ना मानो, ये बोल रहा है महाकाल। आज जो लोगों ने धर्मतंत्र और राजतंत्र को एक व्यवसाय बना रखा है, वो व्यवसायियों के हाथ में नहीं होगा, सत्ता लोलुपों के हाथ में नहीं होगा। वो धर्मतंत्र और राजतंत्र प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों के पास होगा। प्रतिभाओं के ऊपर उनके कंधों पर धर्मतंत्र की जिम्मेदारी लाद दी जाएगी और नारी शक्ति जो आधी जनसंख्या के रूप में है, वो ग्राम समाज से लेकर के लोकसभा तक